तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑटम इन माय हार्ट एपिसोड 9 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुन्सू के पेरेंट्स को पता चल गया होता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर वो जुन्सू से पूछते होते हैं क्या ये सारी बातें सच हैं। जुन्सू हाँ बोलता है और वो बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जुन्सू भी बाहर जाते हैं, जुन्सू के पास जाकर बैठ जाते हैं और उससे बोल रही होती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था कि ये सारी बातें सच नहीं है। जुन्सू इस बात का जवाब नहीं दे रहा होता। फिर वो युनसू की ओर देखता है और उससे बोलता है कि चलो भाग चलते हैं। ये बोलकर वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और युनसू उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों भागकर मेन रोड पर पहुंच गए होते हैं और वहां पर एक बस का पीछा कर रहे होते हैं। कुछ ही मिनट बाद तेजुक भी घर से बाहर निकलता है और वो वहां पर युनसू को ढूंढ रहा होता है। फिर वो ढूंढते ढूंढते बाहर जाता है और देखता है कि जुन्सू और युनसू साथ में भाग रहे होते हैं और बस का पीछा कर रहे होते हैं। तेजुक भी उन दोनों का पीछा करता है, लेकिन जब तक जुन्सू और युनसू दोनों बस में चढ़ जाते हैं और वो बस वहां से चली जाती है। इसके बाद तेजुक वापस घर पे पहुंचता है और वहां पर जुन्सू के फादर और मदर पूछ रहे होते हैं कि वो दोनों कहाँ पर गए हैं। तेजुक कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता। यूमी भी पूछ रही होती है कि वो दोनों कहाँ पर है। तभी शिने बोल रही होती है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दोनों साथ में भाग गए हैं। तेजुक उस बात का जवाब नहीं देता और वो बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद फिर यूमी भी बाहर आती है। वो दोनों साथ में कार में बैठ जाते हैं और तेजुक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर यूमी उसकी ओर देखते और कह रही होती है कि चलो मैं ड्राइव करती हूँ कार। यूमी कार ड्राइव करते दौरान बोल रही होती है कि वो दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे, उन्हें बहुत सी चीजों के बारे में सोचना है और ये बिल्कुल बेकार बात है कि वो दोनों साथ में भाग गए हैं। तुम चिंता मत करो, उन दोनों के मॉम और डैडी बहुत ज्यादा शौक में है, तो फिर वो कल वापस आ जाएंगे। तभी तेजुक चिल्लाकर उससे बोलता है कि तुम चुप हो जाओ। यूमी कुछ भी नहीं कहती है। फिर वो उसे घर तक ड्रॉप करती है और वो भी अपने घर चली जाती है। चुपचाप अपने रूम में बैठा होता है। फिर वो याद कर रहा होता है कि जुन्सू से युनसू पहली बार उस बीच में मिली होती है। फिर वो तुरंत ही बाहर जाता है और भागकर अपनी कार निकालता है। कुछ ही देर में वो बीच पर पहुंच जाता है और वहां पर युनसू को ढूंढ रहा होता है। जब उसे कोई भी नहीं मिलता तो फिर वो किनारे पे जाकर बैठकर रोने लग जाता है। दूसरी ओर जुन्सू और युनसू दोनों बस में होते हैं। तभी जुन्सू युनसू का हाथ पकड़ता है। युनसू बोल रही होती है क्या तुम इसे रिजेक्ट नहीं करोगे। जुन्सू मना करता है। फिर जुन्सू युनसू की ओर देखकर बोल रहा होता है क्या मैं सो सकता हूँ, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। युनसू मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है। फिर जुन्सू अपना सर उसके कंधे पे रखता है। युनसू बोल रही होती है कि इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी। जुन्सू बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, सारी पनिशमेंट मैं ले लूंगा। इधर बीच पर काफी देर इंतजार करने के बाद तेसुक वहां से जा रहा होता है। तभी देखता है कि वहां पर एक लड़की बैठी होती है और वो लड़की होती है यूमी। तेसुक यूमी के पास जाता है। यूमी रो रही होती है और कह रही होती है कि अब मैं क्या करूं, वो यहाँ पे भी नहीं है, मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। तेसुक कुछ भी नहीं बोलता। फिर इसके बाद दोनों साथ में बीच के किनारे पर बैठ जाते हैं। अगली सुबह जुन्सू और युनसू एक कन्वीनियंस स्टोर में होते हैं और वहां पर नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी युनसू अपना पेजर ऑफ कर लेती है। नूडल्स खाने के बाद दोनों एक बस में बैठ जाते हैं। उसी टाइम वहां पर एक कार आकर रुकती है, उसमें से तेसुक बाहर निकलता है। तभी वो बस वहां से चल पड़ती है। तेसुक भागकर पास ही में खड़े एक बस के अंदर जाता है और देख रहा होता है वहां पर युनसू और जुन्सू को, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता है। कुछ घंटे बाद जुन्सू और युनसू एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर युनसू अपनी मॉम के साथ रहा करती थी जब वो छोटी थी। वहां पर वो एक पर्सन को मिलती है जो कि उसे जानता है। फिर वो पर्सन उन दोनों के लिए एक रूम दे देता है उन्हें। रूम को देखने के बाद जुन्सू और युनसू दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो दोनों बाहर मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के बाद वो वापस घर में जाते हैं और वहां पर सारा सामान लगाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर बाहर घूम रहे होते हैं फार्म पर। युनसू जुन्सू को बता रही होती है कि जब तुम यूएस चले गए थे तो फिर हम लोन नहीं चुका पाए थे, इस वजह से हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। मॉम यहाँ पर रेंच पे काम करती थी और मैं स्कूल के साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी और साथ ही मेरा पहला प्यार भी यहाँ पर हुआ था। मैं यहाँ पर अक्सर आकर रोया करती थी और साथ ही मैं लेटर भी लिखा करती थी रोज डेली। जुन्सू पूछ रहा होता है कि वो कौन है। युनसू बोल रही होती है कि ये एक सीक्रेट है, यहाँ तक कि मैंने उसका नाम एक ट्री पे कार्व भी किया है। क्या तुम जेलस फील कर रहे हो ये सारी बातें सुन के। जुन्सू मना कर देता है। जुन्सू फिर चारों ओर देखकर बोल रहा होता है कि कौन सा ट्री जिसपे तुमने मेरा नाम लिखा है। युनसू कुछ भी नहीं बोलते। फिर उसके बाद वो जुन्सू से बोल रही होती है कि हम वापस कब जा रहे हैं। कुछ ही दिन में मेरा बर्थडे है, क्या हम दोनों बर्थडे के बाद लौट सकते हैं वापस। जुन्सू कह रहा होता है कि तुम्हारा बर्थडे तो परसों ही है। फिर युनसू बोल रही होती है कि सारे लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, क्या वो लोग हमें माफ कर देंगे। जुन्सू कह रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो लोग हमें माफ नहीं करेंगे, मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, अब मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचूंगा सिवाय तुम्हारे। युनसू मुस्कुराने जाते फिर वो बोल रही होती है कि वो यहाँ पर है। जुन्सू पूछ रहा होता है क्या। फिर युनसू जुन्सू को पीछे की ओर देखने के लिए बोलती है और वहां पर एक बहुत ही बड़े मैदान में एक अकेला ट्री खड़ा होता है। जुन्सू कुछ भी नहीं बोलता है। रात को वो दोनों एक रूम में लेटे हुए होते हैं। युनसू सो रही होती है और जुन्सू उसकी ओर देख रहा होता है। अगली सुबह तेसुक युनसू की मॉम से मिलने के लिए उनके घर पे जाता है और वहां पर उसका ब्रदर भी होता है और उसकी मॉम को बता रहा होता है कि युनसू जुन्सू के साथ भाग गई है। जुन्सू की मॉम पूछ रही होती है कि वो ऐसा क्यों करेगी, आखिर में वो अपने भाई के साथ क्यों भागेगी। तभी युनसू का भाई कह रहा होता है क्या तुम जुन्सू की बात कर रहे हो, मुझे लगा था ऐसा होगा जब वो मेरे पास आया था और उसने मुझे पैसे दिए थे, उसकी
हिम्मत कैसे हुई कि वो एक लड़के के साथ रह रही है अकेली। तभी युनसो की मॉम गुस्से से उसके ब्रदर की ओर देखते उसे वहां से बाहर भेज देती है। उसके बाहर जाने के बाद युनसो की मॉम पूछ रही होती है कि तुमने जो कहा है उसका क्या मतलब है, क्या पता कोई गलत फहमी हो, क्या ये वाकई में सच है। तेसुक हाँ बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर जा सकती है। मॉम मना करती है। तेसुक कह रहा होता है कि वो जहाँ पर भी होगी मैं वापस लाऊंगा और उससे शादी करूंगा। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। फिर वो युनसो के भाई के पास जाता है, उसे कुछ पैसे दे रहा होता है। दूसरी ओर विलेज में जुनसू एक बाइसाइकिल लेता है और युनसो को बिठाकर घुमा रहा होता है पूरे विलेज में। साइकिलिंग करने के बाद दोनों साथ में घूम रहे होते हैं पैदल। इधर होटल के अंदर जो मैनेजर किम होती है वो अपने बॉस को बता रही होती है कि युनसू वेकेशन पे गई है। वो बॉस कह रहा होता है कि वो वेकेशन पे नहीं गई है बल्कि वो किसी आदमी के साथ भाग गई है। ये सुनते ही मैनेजर किम चौंक जाती है और पूछ रही होती है कि क्या हुआ है, आप मुझे बताओ। बॉस कह रहा होता है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए कि वो भाग गई है किसी के साथ, और मैंने सुना है कि ये शायद थोड़ा इलिसिट है। मैनेजर की थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। फिर अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद सीनियर जिहान से मिलने के लिए जाती है और उससे पता चलता है कि युनसू और जुनसू दोनों भाग गए हैं। फिर मैनेजर की बोल रही होती है कि वो दोनों शायद डेस्परेट होंगे। सीनियर जिहान हाँ कहता है और कह रहा होता है कि वो दोनों पेरेंट्स के लिए सिबलिंग की तरह हैं। मैनेजर की बोल रही होती है लेकिन वो दोनों ब्लड से रिलेटेड नहीं है और मुझे पहले से पता था कि ये सब होने वाला है, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो दोनों साथ में भाग गए हैं, क्योंकि हर कोई दूसरे को ऐसे प्यार नहीं कर सकता है। ऐसे वो कुछ और देर बात करती है और वहां से चली जाती। अगली सुबह जुनसू उठता है और वो बाहर जाता है। फिर वो युनसू को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे युनसू नहीं मिलती। फिर वो वॉक करते करते एक जगह पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे वो ट्री दिखाई देता है जिसने कि युनसू ने बताया होता है कि वो मेरा ट्री है। फिर वो ट्री के पास जाता है और देखता है कि वहां पर दो नाम लिखे होते हैं साथ में। एक नाम होता है जुनसू का और दूसरा नाम होता है युनसू का। जुनसू मुस्कान लग जाता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद युनसू वॉक करते हुए गार्डन की ओर जा रही होती है जहाँ पर जुनसू बैठा हुआ फ्लावर को पिक कर रहा होता है। जुनसू मुस्कुराते हुए जुनसू के पास जाती है और बोल रही होती है क्या ये मेरे लिए है। जुनसू मना कर देता है। फ्लावर पिक करने के बाद दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो फिर जुनसू उससे पूछ रहा होता है कि तुम मुझे कब से पसंद करने लग गई थी। जुनसू कह रही होती है कि मुझे याद नहीं है लेकिन तुम बताओ कि तुम मुझे कब से पसंद करने लग गए थे। जुनसू कह रहा होता है कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे ये याद है कि तुमने मुझसे कहा था अगर तुम दोबारा पैदा हुई तो फिर तुम ट्री बनना चाहोगी। जुनसू बोलती है हाँ मैं ट्री बनना चाहूंगी, अगर कुछ गलत हुआ तो फिर मैं सबको अपनी जड़ों से जकड़ लूंगी। ये काफी हर्टफुल हो क्योंकि मैं कहीं पर मूव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं उसी पर्सन के साथ में रहूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ और उसे प्यार करती रहूंगी। भले वो मुझे एक दिन का भी टाइम ना दे फिर भी मैं उससे प्यार करती रहूंगी जिंदगी भर। तभी जुनसू युनसू के कंधे पे हाथ रखकर बोल रहा होता है कि मैं भी ऐसा करूंगा। फिर वो पिक किए हुए फ्लावर युनसू को देता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। युनसू खुश होकर उसे थैंक यू बोल देती है। तभी जुनसू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर एकदम अचानक से वो युनसू को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। प्रपोज करने के बाद वो मुस्कुराते हुए वहां से चलकर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं ना। ये सुनकर युनसू खुश जाते हैं। फिर उसके पास चली जाती है। दूसरी ओर जुनसू के घर पर उसकी मॉम बीमार होती है और बेड पे लेटी हुई कैलेंडर को देख रही होती है। कैलेंडर देखने के बाद वो बाहर जाती है और सबके लिए खाना प्रिपेयर करती है। जुनसू की मॉम के साथ में उसके फादर और शिने बैठे हुए होते हैं। जुनसू की मॉम बोल रही होती है कि आज युनसू का बर्थडे है तो फिर आप आज क्या करने वाले हो? ढूंढोगे या फिर हम पुलिस को कॉल कर देना ढूंढने के लिए? फादर बोल रहे होते हैं कि हम वेट करेंगे, जुनसू अपने आप खुद वापस आ जाएगा। मैं उन दोनों का रिलेशनशिप एक्नॉलेज नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं इस बारे में लोगों को बता सकता हूँ। मॉम कह रही होते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सबसे। तुम ही युनसू को यहाँ पर छोड़कर हमारे साथ यूएस जाना चाहते थे। उसी टाइम शिने कह रही होती है कि आज युनसू का बर्थडे है तो फिर मेरा भी आज बर्थडे है। मुझे पता था ऐसा ही होगा जब युनसू यहाँ पर आ जाएगी। किसी को मेरा बर्थडे याद भी नहीं है। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर विलेज में युनसू अकेली एक जगह पर बैठी होती है। फिर वहां पर वो पर्सन आकर पूछ रहा होता है कि जुनसू कहाँ पर गया है। युनसू बोल रही होती है कि वो खरीदने के लिए गया है। फिर वो पर्सन पूछ रहा होता है क्या तुम उससे शादी करने वाली हो। युनसू मुस्कुराकर हाँ बोलती है। वो पर्सन कह रहा होता है कि तुम अपनी मदर को मेरी तरफ से हेलो बोलो, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। उस पर्सन के जाने के बाद युनसू पास ही के एक टेलीफोन बूथ में जाती है और फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम कॉल पिक करने के बाद पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम कहाँ पर हो, तुम सीधे घर पर आ जाओ वापस। जुनसू बोल रही होती है कि मॉम मुझे माफ कर दो लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मॉम कह रही होती है कि तुम खुश हो, तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम्हारे ब्रदर की पहले से एक फियांसे है और उस पर्सन के बारे में क्या जो कि तुम्हें पसंद करता है। तुम अपने पेरेंट्स का दिल तोड़ के कैसे खुश रह सकती हो, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। युनसू बोल रही होती है कि मॉम मुझे माफ कर दो, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी रेंज पे हूँ, मैंने कॉल किया था ये कहने के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम पूछ रही होती है कि तुम रेंज पे हो, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। वहीं पास में उसका भाई खड़ा होता है और वो उसकी बातें सुन लेता है। इधर युनसू ने कॉल कट कर दिया होता है और अपनी मॉम की बातों के बारे में सोच रही होती है। फिर अचानक से उसकी नोज से ब्लड निकलने लग जाता है। फिर तभी वहां पर जुनसू पहुंच जाता है। जुनसू भागकर युनसू के पास जाता है। फिर उसका सर पकड़कर ऊपर की ओर करता है ताकि उसकी नोज से ब्लड ना बहे। फिर वो पास ही की झील के पास जाता है। वहां पर दोनों बैठे हुए होते हैं। युनसू पूछ रही होती है क्या तुम डर गए थे। जुनसू हाँ बोलता है। युनसू मुस्कुराकर कह रही होती है कि ये तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी तरफ ऐसे भाग कर आए, लगता है कि मुझे रोज बीमार होना पड़ेगा।
जुनसू मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। दूसरी ओर तेसुक अपने रूम में होता है, फिर उससे मिलने के लिए युनसू का भाई आता है और बोल रहा होता है कि जो भी युनसू ने किया है वो बहुत गलत है। इस वजह से मैं उसके पास जाऊँ, उसे वापस लेकर आऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तभी तेसुक उसे पैसे देकर पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है। जुनसू का भाई कह रहा होता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, वैसे मैं ये नहीं करता, लेकिन मेरे पास अगर डिसेंट जॉब होती तो। तभी गुस्से में तेसुक उसका कॉलर पकड़ लेता तो पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है और युनसू का भाई उसे बता देता है। इधर रात को युनसू जुनसू के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ देर बाद रैंच पे तेसुक पहुंच जाता है। इधर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद युनसू और जुनसू बैकयार्ड में बैठे होते हैं आग जलाकर। फिर जुनसू बोल रहा होता है कि चलो कल घर चलते हैं। जुनसू थोड़ी सैड होकर बोल रही होती है कि ठीक है चलो ये करते हैं। जुनसू पूछ रहा होता है क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो, चलो कल घर चलते हैं और सबको बता दें कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, वैसे भी शादी करने के बाद वापस हम यहाँ पर आ सकते हैं। जुनसू पूछ रही होती है क्या सब कुछ ठीक रहेगा। जुनसू बोल रहा होता है हाँ, तुम सिर्फ मेरे साथ रहना और किसी की बातें मत सुनना और ना ही किसी और की ओर देखना। जुनसू बोल रही होती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, चलो ये सब नहीं करते हैं, ये मोमेंट मेरे लिए काफी है और ये मेरी पूरी जिंदगी भर तक लास्ट करेगा। जो हम करने जा रहे हैं उससे हमारे मॉम और डैड और यूमी को परेशानी होगी, जो भी अब तक हुआ यही मेरे लिए काफी है। जुनसू कह रहा होता है लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं है, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना भी मेरे लिए काफी नहीं है। तभी वो युनसू का हाथ पकड़ता है और उसके फिंगर में एक रिंग पहना देता है। दूसरी ओर तेसुक रैंच पर युनसू और जुनसू के रूम में पहुंच गया होता है और वहां पर वो उनके सारे सामान को देख रहा होता है। फिर वो अपने पैंट में से वो रिंग निकालता है। तभी रूम में युनसू और जुनसू पहुंच जाते हैं और वो दोनों उसको देखकर शॉक में आ जाते हैं। इसके बाद तेसुक जुनसू के साथ बाहर जाता है। जुनसू से बता रहा होता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। तेसुक बोल रहा होता है कि तुम दोबारा सोचो इस बारे में, ये नहीं हो सकता है। तुम्हारे पेरेंट्स और यूमी तुम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम ये कर सकते हो लेकिन तुम ये नहीं कर सकते हो। जुनसू तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जुनसू बोल रहा होता है तेसुक मुझे माफ कर दो, लेकिन हम दोनों शादी कर रहे हैं। तेसुक कह रहा होता है कि हम सारे सुबह यहाँ से चलेंगे और ये बोलकर वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। अगली सुबह जुनसू और युनसू रेडी होकर बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर तेसुक अपनी कार के साथ खड़ा होता है। जुनसू युनसू के साथ कार के अंदर बैठने जा रहा होता है, तभी तेसुक उसे रोक लेता है और बोल रहा होता है युनसू से कि तुम फ्रंट सीट पे बैठो, तुम दोनों साथ में नहीं बैठ सकते हो मेरे सामने। फिर जुनसू युनसू का हाथ पकड़ता है और वो उसे अपने साथ बैक सीट पे बैठा लेता है। इधर जुनसू के घर पे उसके मॉम और डैड काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वहाँ पर उनके साथ में शिने भी बैठी हुई होती है। तभी उनके घर की डोर बजती है। शिने डोर ओपन करती है और देखते हैं कि वहाँ पर यूमी और उसकी मॉम आई होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं। वो दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। फिर जुनसू के फादर बोल रहे होते हैं मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए। यूमी की मॉम बोल रही होती है कि तुम्हारी किस टाइप की फैमिली है, तुम्हारा बेटा एक ऐसी लड़की के साथ भाग रहा है जो कि उसकी सिस्टर की तरह है। जुनसू के फादर उसे सॉरी बोल रहे होते हैं, लेकिन यूमी की मॉम नहीं सुन रही होती और कह रही होती है कि अगर उसे ऐसा ही करना था तो फिर उसे एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए थी। जुनसू की मॉम बोल रही होती है कि प्लीज आप थोड़ा इंतजार करो, वो वापस आ जाएगा। फिर यूमी की मॉम कहती है अगर वो वापस आ भी गया तो फिर किसने कहा कि हम उसे वापस ले लेंगे, अब मैंने एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दी है। यूमी रोते हुए बोल रही होती है कि प्लीज मॉम ऐसा मत करो, आपको पता है कि मैं जुनसू के बिना नहीं रह सकती हूँ, क्या आप मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो। यूमी की मॉम बोल रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर अचानक से वहां पर तेसुक जुनसू और युनसू के साथ पहुंच जाता है। वो सारे लोग घूरकर उन दोनों की ओर देख रहे होते हैं। फिर जुनसू युनसू का हाथ पकड़ता है और बोल रहा होता है कि हमें माफ कर दो, हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। ये सुनते ही वो सारे शॉक में आ जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।